हेलो एवरीवन। तो सभी लोगों का स्वागत है आईटी कंप्यूटर एजुकेशन हजारीबाग में। तो आज आप सभी लोगों का टेस्ट है यानी क्लास 11th का, और कंप्यूटर फंडामेंटल का ये फाइनल टेस्ट रहेगा, जिसमें आप सभी लोगों को असाइनमेंट जो दिया गया है उसको बढ़िया तरीके से पढ़ के आना है। बहुत सारे लोगों को असाइनमेंट को थोड़ा बढ़िया तरीके से वेरीफाई करने में प्रॉब्लम आ रही होगी, इसी कारण से मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर दे रहा हूँ ताकि आप सारे लोग अच्छे तरीके से इस असाइनमेंट को समझ पाओ। और मैं बहुत फास्ट तरीके से बताने का प्रयास करूंगा। आप लोग को बस एक बार रिकैप कर लेना है इस वीडियो को देख करके, और जितना ज़्यादा बढ़िया तरीके से तैयारी करना होगा कर लेना। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ये फिक्स है। तो कंप्यूटर फंडामेंटल पूरा बढ़िया तरीके से बस इतना पढ़ जाइए, आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और आज जो टेस्ट होगा उसमें बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन दिया गया है। पूरा का पूरा क्वेश्चन आने का उम्मीद है जो आज के टेस्ट में आप लोग का क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है। तो पूरा बढ़िया तरीके से तैयारी करिए, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर पेपर को भी ज़रूर देख लीजिएगा। प्रीवियस ईयर पेपर 2019 से हम लास्ट जहाँ तक दिए हैं वहाँ तक के प्रीवियस पेपर को आप सभी लोगों को देख लेना है। साथ ही साथ ये जो असाइनमेंट मैं अभी पढ़ा रहा हूँ जो मैंने आप लोग को दे दिया है, इसको अच्छे तरीके से देख लेना है। और उम्मीद है ये जो पूरा का पूरा असाइनमेंट मैं दिया हूँ इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। और आज का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस टेस्ट के क्वेश्चन से भी उम्मीद है कि इससे बाहर क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में नहीं रहेगा। तो चलिए फटाफट देखते हैं हम लोग आगे। तो यहाँ पे सबसे पहला आप देख सकते हैं यूनिट नंबर 1 कंप्यूटर फंडामेंटल है। इसी तरीके से मैंने इस सेगमेंट में टोटल 4 यूनिट में पूरा का पूरा इसको डिवाइड कर दिया है। तो यूनिट नंबर 1 आज देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट लाइन लिखा हुआ है कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। सिंपल, आपको पता ही होगा कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। बिल्कुल, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है कंप्यूटर। इसके बाद या कंप्यूटर कैन परफॉर्म वेराइटी ऑफ ऑपरेशंस। इसका मतलब क्या है कि कंप्यूटर बहुत प्रकार का काम कर सकता है, इसीलिए लिखा गया है वेराइटी ऑफ ऑपरेशंस। कंप्यूटर एक काम नहीं करता है, बहुत प्रकार का काम करता है, इसीलिए इसको बोला जाता है वेराइटी ऑफ ऑपरेशन। इसके बाद देखिए कंप्यूटर के मदर का नाम है लेडी एडा लवलेस और फादर का नाम है चार्ल्स बेबेज। तो ये यहाँ पे हाईलाइट कर दिया गया है, आप ध्यान से देखेंगे तो फादर नेम याद रखना है चार्ल्स बेबेज। अगर आपको पूछा जाए कि डेवलप किसने किया है तो भी चार्ल्स बेबेज याद रखना है, और मदर ऑफ कंप्यूटर लेडी एडा लवलेस। इसके बाद स्पीड, हाई स्टोरेज कैपेसिटी, एक्यूरेसी, रिएबिलिटी एंड वर्साटाइल, ये सारा का सारा स्ट्रेंथ है कंप्यूटर का। कंप्यूटर का स्ट्रेंथ हुआ स्पीड, हाई स्टोरेज कैपेसिटी, एक्यूरेसी, रिएबिलिटी एंड वर्साटाइल। और इसका जो मतलब कि वीकनेस है वो है यहाँ पर IQ 0 और लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर। ध्यान से देखेंगे, लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर और IQ 0 ये जो है इसका वीकनेस है। और स्पीड, हाई स्टोरेज कैपेसिटी, एक्यूरेसी, रिएबिलिटी एंड वर्साटाइल ये स्ट्रेंथ है कंप्यूटर का। आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे द इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर दैट स्टार्टेड विद द फर्स्ट कंप्यूटिंग मशीन। फर्स्ट कंप्यूटिंग मशीन याद रखना है एबाकस है। फर्स्ट कंप्यूटिंग मशीन का नाम एबाकस है। सबसे पहले कंप्यूटर जब लाया गया था तो एक पहला कंप्यूटिंग मशीन बनाया गया था जिसको एबाकस नाम दिया गया था। नेक्स्ट आपको याद रखना है एडिंग मशीन वाज इन्वेंटेड बाय ब्लेस पास्कल। मतलब जो आपका एडिंग मशीन है इसके बाद आया था, जिसको ब्लेस पास्कल ने लाया था, बनाया था। डेटा आर, डेटा क्या है तो रो फैक्ट्स है। डेटा एक प्रकार का कच्ची सामग्री है, मतलब एक तरीके से कच्चा तथ्य बोल सकते हैं। तो रो फैक्ट्स, डेटा आर रो फैक्ट्स। इन्फॉर्मेशन इज मीनिंगफुल डेटा। इन्फॉर्मेशन क्या है, एक मीनिंगफुल डेटा है। इन्फॉर्मेशन जो मिलता है वो मीनिंगफुल होता है, उसका कोई मायने मतलब निकलता है, इसलिए इसको बोलते हैं मीनिंगफुल डेटा। द प्रोसेस ऑफ टर्निंग डेटा इनटू इन्फॉर्मेशन, डेटा से इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया कहलाती है डेटा प्रोसेसिंग। डेटा से इन्फॉर्मेशन में चेंज करने की प्रक्रिया कहलाती है डेटा प्रोसेसिंग। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट इज अ प्रोग्राम दैट एक्सेप्ट डेटा इन टेबुलर फॉर्म। यानी कि एक्सेल के सीट में हम लोग डेटा को टेबुलर फॉर्म में रख सकते हैं, इसीलिए एक्सेल के सीट को ही इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट बोला जाता है। और उसके अंतर्गत टेबुलर फॉर्म में डेटा को वैल्यू को रखा जाता है, इसीलिए लिखा गया इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट इज अ प्रोग्राम दैट एक्सेप्ट डेटा वैल्यू इन टेबुलर फॉर्म। नेक्स्ट आपका है इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट आर फंक्शन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर इनपुट, इसके बाद प्रोसेस और आउटपुट होता है, यही फंक्शन है कंप्यूटर का। हार्डवेयर इज द फिजिकल एंड टेंजिबल कंपोनेंट। हार्डवेयर एक प्रकार का फिजिकल एंड टेंजिबल कंपोनेंट है, मतलब हार्डवेयर को हम लोग देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं।
इसके बाद यहाँ पे दिया गया है कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, आईसी, ट्रांजिस्टर, सीपीयू, ये एक प्रकार का हार्डवेयर है। कुछ एग्जांपल यहाँ पे दे दिया गया है। ये पूरा का पूरा जो भी यहाँ पे लिखा गया है सारे के सारे हार्डवेयर हैं। इसको फिजिकल एंड टेंजिबल कंपोनेंट बोल सकते हैं। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो प्रोग्राम का सेट होता है। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, इसके बाद आउटपुट डिवाइस, ये सारा, एंड मेमोरी डिवाइस। टोटल 4 की है कंप्यूटर का, याद रखना है। कंप्यूटर के अंदर इनपुट डिवाइस होते हैं, प्रोसेसिंग डिवाइस होते हैं, आउटपुट डिवाइस होते हैं और मेमोरी डिवाइस। इनपुट के जरिए डेटा को अंदर ले जाया जाता है, प्रोसेसिंग से डेटा प्रोसेस होता है, मतलब उसके जरिए कुछ ना कुछ काम करवाया जाता है, और आउटपुट के जरिए डेटा बाहर निकाला जाता है इन्फॉर्मेशन के रूप में, और मेमोरी डिवाइस के अंदर डेटा स्टोर किया जाता है। तो ये कंप्यूटर के अंदर 4 की हैं। तो यहाँ पे आपको ये सारे याद रखने हैं। साथ ही साथ यहाँ पे दिया गया इनपुट डिवाइस का कुछ नाम, जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, इसके बाद है बीसीआर, ओसीआर, सबका फुल फॉर्म आपको याद रखना है। जैसे बीसीआर का होता है बारकोड रीडर, ओसीआर का होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, एमआईसीआर का होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ओएमआर का होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है, तो ये सबका फुल फॉर्म भी याद रखना है। और जितना भी यहाँ पे लिखा गया लाइट पेन, वेब कैमरा, ट्रैक बॉल, ये सारे के सारे जितना भी नाम लिखा गया है ये सारे के सारे इनपुट डिवाइस हैं। जॉयस्टिक देखिए आपका इनपुट डिवाइस है, याद रखना है। हैंड हेल्ड डिवाइस भी बोला जाता है जॉयस्टिक को, और ये आपका इनपुट डिवाइस भी है। डिजिटल कैमरा, माइक, ये सारे के सारे इनपुट डिवाइस हैं। जितना भी मैंने यहाँ पे लिखा है सारे के सारे इनपुट डिवाइस हैं, याद रखना है। सीपीयू का और भी अलग अलग नाम होता है, जैसे सीपीयू, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रोचिप आर द एग्जाम्पल ऑफ प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस का ये एग्जाम्पल है, चाहे सीपीयू बोलो, चाहे माइक्रो प्रोसेसर बोलो, चाहे माइक्रोचिप बोलो, ये प्रोसेसिंग डिवाइस होते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे है मॉनिटर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, प्लॉटर, इसके बाद है स्पीकर, हेडफोन, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं आपका आउटपुट डिवाइस का। हेडफोन देखिए इनपुट आउटपुट दोनों हो सकता है, तो अगर ऑप्शन में अगर रहे कि कौन सा डिवाइस ऐसा है जो इनपुट आउटपुट दोनों काम करता है और ऑप्शन में हेडफोन रहे तो आप इसको टिक कर सकते हैं, नहीं तो जनरली आउटपुट डिवाइस में इसको रखा जाता है। इसके बाद देखिए रैम है, रोम है, एसडीडी, एसएसडी, पेन ड्राइव, ये सारे के सारे मेमोरी डिवाइस हैं। जितने भी हैं सारे के सारे मेमोरी डिवाइस हैं, यानी कि ये अपने अंदर डेटा स्टोर करके रखते हैं, चाहे रैम हो, रोम हो, एसडीडी हो, एसएसडी हो या पेन ड्राइव हो, ये सारे के सारे डिवाइस अपने अंदर डेटा को स्टोर करते हैं। रैम का पूरा नाम याद रखना है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी, एसडीडी का पूरा नाम होता है हार्ड डिस्क ड्राइव, एसएसडी का पूरा नाम होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये सारे के सारे सेकेंडरी मेमोरी हैं, हार्ड डिस्क हो गया, एसएसडी, पेन ड्राइव वगैरह। रैम और रोम प्राइमरी मेमोरी है। यहाँ पे एक टर्म लिखा गया है GIGO, जिसका मतलब होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट। इसका मतलब ये है कि अगर कंप्यूटर के अंदर कूड़ा डालेंगे तो आउटपुट भी कूड़ा ही निकलेगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है पेरिफेरल्स आर द डिवाइसेस। देखिए पेरिफेरल्स क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। कंप्यूटर के मतलब कि अगल बगल में जो और भी डिवाइसेस रखे जाते हैं, जैसे कंप्यूटर जहाँ पे चलता है वहाँ पे अगल बगल में प्रिंटर होता है, स्पीकर होता है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है, मतलब कंप्यूटर सेटअप के अगल बगल में जितने भी सारे डिवाइसेस अगल बगल में लटके झटके रहते हैं, मतलब अगल बगल जो रखा हुआ रहता है उसको बोला जाता है पेरिफेरल्स डिवाइस। मतलब जो भी कंप्यूटर सिस्टम के अगल बगल और भी डिवाइसेस अवेलेबल होते हैं, मतलब सराउंडेड, मतलब चारों ओर वहीं पर जो लटका झटका और भी मतलब कोई डिवाइस रहता है उसको पेरिफेरल्स बोला जाता है। चाहे वो कीबोर्ड हो सकता है, माउस हो सकता है, स्पीकर हो सकता है, प्रिंटर हो सकता है, ये सारे डिवाइसेस एक कंप्यूटर के अगल बगल रखे जाते हैं और इसको पेरिफेरल्स डिवाइसेस बोला जाता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे है यूज़र अकाउंट। इसके बाद यहाँ पे है ऐड एंड, यहाँ पे पूरा लिखा गया है यूज़र अकाउंट ऐड एंड रिमूव। अगर यूज़र अकाउंट आपको ऐड करना है या रिमूव करना है, या फिर तो डेट एंड टाइम चेंज करना है, डिस्प्ले का सेटिंग कुछ करना है, कुछ और भी सेटिंग्स के काम करने हैं, जैसे अपीयरेंस एंड पर्सनलाइज, ये हार्डवेयर, साउंड, जितना भी प्रकार का ये सब सिस्टम का काम होता है, सिस्टम एंड सिक्योरिटी का जो काम होता है वो कंट्रोल पैनल से किया जाता है। जितना भी प्रकार का इधर काम बताया गया, यूज़र अकाउंट, ऐड एंड रिमूव, डेट एंड टाइम, डिस्प्ले, इसके बाद यहाँ पे एप्रिसिएंस, ये जितने भी सारे हैं सारे के सारे जो काम किए जाते हैं वो कंट्रोल पैनल से किए जाते हैं। मतलब सेटिंग का पूरा काम कंट्रोल पैनल से होता है। इसके बाद यहाँ पे है द टॉप मोस्ट बार इन एनी एप्लीकेशन। कोई भी एप्लीकेशन का सबसे टॉप वाला एरिया टाइटल बार कहलाता है। इट डिस्प्ले द नेम ऑफ डॉक्यूमेंट, जहाँ पर डॉक्यूमेंट का नाम रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है,
और आपको याद रखना है F5 इज यूज टू रिफ्रेश द एक्टिव विंडो, यानी कि जो आपका विंडो चालू रहता है, जो आप कंप्यूटर चालू करके रखते हो, उसको अगर रिफ्रेश करना रहता है तो आपको शॉर्टकट की F5 प्रेस करना होता है। तो F5 एक शॉर्टकट की होता है रिफ्रेश करने का, याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे है F1, F2, F3, इसी तरीके से F12 तक, F1 से लेकर F12 तक सारा का सारा ये फंक्शन की होता है, याद रखना है, ये सारे के सारे फंक्शन की होते हैं F1 से लेकर F12 तक। इसके बाद यहाँ पे स्क्रीन मॉनिटर, जिसको LED, LCD, VDU, CRT, TFT, ये सारे के सारे नाम दिए जाते हैं, और ये सारा का सारा डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन, यानी ये इन्फॉर्मेशन को दिखाने का काम करता है। इसके बाद बाय डिफ़ॉल्ट मोड जो होता है कंप्यूटर को स्टार्ट करने का, वो होता है नॉर्मल मोड, यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट जो कंप्यूटर जिस मोड में स्टार्ट होता है, यानी कि जो बाय डिफ़ॉल्ट जिस विंडो में स्टार्ट होता है कंप्यूटर, वो एक नॉर्मल मोड होता है। इसके बाद मॉडेम स्टैंड्स फॉर, मॉडेम का पूरा नाम मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन या फिर तो मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर इसको बोलते हैं। इट इज़ अ नेटवर्क डिवाइस, इट इज़ यूज टू कनेक्ट द कंप्यूटर टू इंटरनेट, जो कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करवाने का काम करता है। मतलब मॉडेम नेटवर्क कनेक्ट करवाता है, और पूरा नाम मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन या फिर तो मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर होता है। BCR का देखिए पूरा नाम लिखा हुआ है, बार कोड रीडर, मैंने पहले भी बताया। इज यूज टू रीड द प्राइस ऑफ थिंग्स और ऑब्जेक्ट्स, कोई भी प्रकार का वस्तु है उसके अंदर जो कोडेड प्राइस होते हैं बार कोड के अंदर, उससे उसको ये पढ़ने का काम करता है ये मशीन। आप मॉल वगैरह में देखे होंगे बार कोड का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब कि बार कोड मशीन, BCR मशीन का इस्तेमाल करके जो बार कोड के अंदर जो प्राइस लिखे होते हैं उसको बिल करते टाइम उसी के ज़रिए पढ़ करके कंप्यूटर के अंदर डेटा भेजा जाता है, और उसके ज़रिए ही पता चलता है कि एक्चुअल प्राइस क्या है उस बार कोड के अंदर, BCR मशीन के ज़रिए। इसके बाद है MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, या फिर तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर भी इसका फुल फॉर्म हो सकता है। इसके बाद यहाँ पे लिखा गया इज़ यूज टू रीड द कैरेक्टर ऑफ मैग्नेटिक इंक, मतलब जो मैग्नेटिक के इंक द्वारा लिखा गया कोई भी कैरेक्टर होता है उसको ये मशीन पढ़ने का काम करता है। इसका स्पेशली यूज़ होता है चेक नंबर और कार्ड नंबर को पढ़ने में। मतलब MICR मशीन का इस्तेमाल स्पेशल बैंकों में किया जाता है, वहाँ पे चेक नंबर पढ़ना है या कोई कार्ड नंबर पढ़ना है तो वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है वेरीफाई करने के लिए। बैंकिंग पर्पस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है MICR मशीन, जिसके ज़रिए चेक होता है कि कोई भी चेक गलत है या सही है, इसके ज़रिए जांच लिया जाता है MICR मशीन से। इसके बाद है जॉयस्टिक इज अ कर्सर यूज टू कंट्रोल डिवाइस लाइक कंप्यूटर, गेम्स, एरोप्लेन, ड्रोन, कैमरा एंड हैंड हेल्ड लेबर। मतलब जॉयस्टिक जो होता है वो मतलब गेम्स खेलने में भी, कंप्यूटर में गेम खेलने में भी यूज़ होता है, एरोप्लेन चलाने में भी इसका इस्तेमाल होता है, ड्रोन कैमरा उड़ाने में भी ये काम आता है, और इसको हैंड हेल्ड लेबर भी बोलते हैं। तो ये सारे नाम से याद रखने हैं जॉयस्टिक के बारे में। अब यहाँ पे लिखा हुआ था एग्जाम्पल ऑफ पॉइंटिंग डिवाइस। पॉइंटिंग डिवाइस हम माउस को भी बोल सकते हैं, जॉयस्टिक को भी बोल सकते हैं, टच पैड एंड टच स्क्रीन, ये सारे नाम याद रखिए। माउस, जॉयस्टिक, टच पैड एंड टच स्क्रीन, ये सारे के सारे एग्जांपल्स हैं पॉइंटिंग डिवाइस के। बट मोर इफेक्टिव पॉइंटिंग डिवाइस इज जॉयस्टिक, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव जो पॉइंटिंग डिवाइस है वो जॉयस्टिक है, ये आपको अपने माइंड में रखनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। LCD यानी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले इज यूज टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन एज पिक्टोरियल फॉर्म यानी नंबर ऑफ डॉट्स, यानी कि LCD जो है वो डिस्प्ले करवाता है इंफॉर्मेशन पिक्टोरियल फॉर्म में यानी नंबर ऑफ डॉट्स में। साथ ही साथ यहाँ पे है LED लाइट इमिटिंग डायोड प्रोवाइड बेटर क्वालिटी ऑफ पिक्चर। LED क्या करता है, बेटर क्वालिटी प्रोवाइड करता है पिक्चर दिखाने के लिए। मतलब कोई प्रकार का फोटो वगैरह देखना है या कोई वीडियो वगैरह देखना है तो LED में आप देखेंगे तो क्वालिटी आपको बेहतर नज़र आएगा। प्रिंटर इज़ यूज टू कन्वर्ट सॉफ्ट टू हार्ड कॉपी, आप देखते होंगे जो सॉफ्ट कॉपी हम उसको बोलते हैं जो कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर होता है या फ़ोन के अंदर होता है, जिसको हम लोग टच नहीं कर पाते हैं। और हार्ड कॉपी जब प्रिंट होकर के बाहर निकल जाता है, जिसको हम लोग छू सकते हैं पेज के थ्रू, तो वो आपका हार्ड कॉपी होता है। तो प्रिंटर क्या करता है, कन्वर्ट करता है जो आपका सॉफ्ट कॉपी है उसको हार्ड कॉपी में। जैसे मैं आप लोग को भी पढ़ा रहा हूँ तो सॉफ्ट कॉपी में पढ़ा रहा हूँ कंप्यूटर के अंदर, आप इसको टच नहीं कर सकते हो, लेकिन जब इसको प्रिंट करके बाहर निकाल लिए हो आप असाइनमेंट, वो आपका हार्ड कॉपी है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइन प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, दो नाम याद रखने हैं। और यहाँ पे एक और है डेसीविल प्रिंटर एंड बॉल प्रिंटर, दो और नाम यहाँ पे लिखा गया है, लाइन प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेसीविल प्रिंटर एंड बॉल प्रिंटर। ज़्यादा आपको ध्यान देना है लाइन प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके इम्पैक्ट प्रिंटर के, क्योंकि
प्रिंटर दो प्रकार का होता है, एक इम्पैक्ट प्रिंटर, एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इम्पैक्ट प्रिंटर में यहाँ पे 4 नाम लिखे हैं, लाइन प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स, डैशेविल, बॉल प्रिंटर। ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स याद रखना है, ये सारे के सारे इम्पैक्ट प्रिंटर हैं। लेज़र प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, इसके बाद यहाँ पे थर्मल प्रिंटर और यहाँ पे सब्लिमेशन प्रिंटर, ये सारे के सारे एग्जांपल्स हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का नाम और इम्पैक्ट प्रिंटर का नाम थोड़ा एक बार देख लेना है अच्छे तरीके से। CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज ऑल्सो नॉन एज ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। CPU को ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर यानी कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है ना। नेक्स्ट आपका है या माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो चिप इज ऑल्सो नॉन एज CPU। पहले भी मैंने बताया CPU का और भी नाम है, जैसे माइक्रो प्रोसेसर बोलो या माइक्रो चिप बोलो, ये CPU का और भी नाम होता है, इसीलिए लिखा हुआ है या माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो चिप इज ऑल्सो नॉन एज CPU। ALU पूरा नाम होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। CU कंट्रोल यूनिट एंड MU मेमोरी यूनिट आर पार्ट्स ऑफ CPU। ये CPU का 3 पार्ट है। CPU के अंदर भी पार्ट्स होते हैं, ALU, CU और MU। ALU आपका अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस के ऊपर परफॉर्म किया जाता है, CU कंट्रोल करता है और MU मेमोरी यूनिट होता है जो कि याद रखता है कोई भी चीज़ों को। जैसे द ALU परफॉर्म्स, ये परफॉर्म्स करता है अर्थमेटिकल यानी प्लस माइनस इंटू डिवाइड यानी कैलकुलेशन वाला काम ALU करता है CPU के अंदर, एंड लॉजिक वाला यहाँ पर काम करता है, दोनों करता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल, क्योंकि इसको बोला गया है ALU अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन दोनों को ये संभालता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द ALU परफॉर्म्स अर्थमेटिकल एंड लॉजिक, यानी कि किसी को कंपेयर करना होगा, ये इससे ज़्यादा है या कम है, या ज़्यादा या बराबर है या इसके बराबर नहीं है, ये सारे ऑपरेशंस के काम करते हैं आपके ALU। मतलब यहाँ पे कैलकुलेशन का भी और यहाँ पे लॉजिकल काम भी ये कर लेता है आपका ALU, इसलिए इसका पूरा नाम होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसके बाद यहाँ पे CU जिसका पूरा नाम कंट्रोल यूनिट इज यूज टू इंटरप्रेट्स द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस, सी एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस एंड कंट्रोल ऑपरेशन। यानी कि CPU के अंदर जितना भी प्रकार का इनपुट के रूप में डेटा दिया जाता है उस डेटा के ऊपर काम किया जाता है जो कि CPU करता है। तो CPU के अंदर ALU, CU, MU है। तो ALU कैलकुलेशन करता है और साथ ही साथ लॉजिकल काम भी करता है, लेकिन उस टाइम कंट्रोल करने के लिए CU रहता है ताकि बढ़िया तरीके से कंट्रोलिंग किया जा सके और परफेक्ट रिजल्ट मिले। इसीलिए ALU जब काम करता है या MU जब काम करता है उस समय CU सिर्फ कंट्रोल करने का काम करता है ताकि अच्छे तरीके से रिजल्ट बेहतर तरीके से दे पाए। MU मेमोरी यूनिट होता है जो यूज़ किया जाता है स्टोर इन स्टोरेज डिवाइस। मतलब ये एक सिंपल आप समझिए, ये मेमोरी यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है कंप्यूटर के अंदर डेटा स्टोर करने के लिए। मतलब मेमोरी हम लोग के अंदर भी है, हम लोग के अंदर दिमाग है, तो मेमोरी का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं? कोई भी डेटा को इसके अंदर स्टोर रखने के लिए। हम लोग कुछ पढ़ते हैं और हम लोग को याद रह जाता है, तो वो कहाँ पे याद रहता है? MU के अंदर। हमारे शरीर में भी मेमोरी यूनिट है जहाँ पे हम कुछ डेटा को अपना याद करके स्टोर करते हैं। वैसे ही कंप्यूटर के अंदर भी मेमोरी यूनिट है जहाँ पर कुछ चीज़ों को ये याद करके रखता है ताकि बाद में हम अगर पूछेंगे तो वो बता सकता है। जैसे हम भी कंप्यूटर को पूछेंगे भारत के प्रधानमंत्री कौन है, तो ये कोई कैलकुलेशन नहीं करेगा, इसको याद है बता देगा, है ना। तो अपने अंदर कुछ चीज़ें ये अपने याद करके रखी हुई है जो कि ये बताता है MU के जरिए, और जो चीज़ कैलकुलेशन करके बताता है कंप्यूटर वो ALU परफॉर्म करता है उस टाइम। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए रैम है जिसका पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके बाद रैम यहाँ पे और भी दिया गया, रैम इज ऑल्सो नॉन एज प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी एंड रीड राइट मेमोरी, साथ ही साथ है टेम्पररी मेमोरी एंड साथ ही साथ वोलाटाइल मेमोरी। मतलब कि रैम को प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी, रीड राइट मेमोरी, टेम्पररी मेमोरी एंड वोलाटाइल मेमोरी भी बोला जा सकता है, ठीक है। और साथ ही साथ लिखा हुआ है रैम चिप इज़ मेड बाय सेमीकंडक्टर। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रैम का जो चिप होता है वो बना होता है सेमीकंडक्टर से। और SI का मतलब होता है यहाँ पे सिलिकॉन, इसके बाद सेलेनियम, जर्मेनियम, ये अलग अलग प्रकार के सेमीकंडक्टर होते हैं जो कि मतलब कि एक तरीके से आपको याद रखना है सेमीकंडक्टर से रैम बनता है। और सेमीकंडक्टर का सेलेनियम, जर्मेनियम वगैरह, सिलिकॉन वगैरह अलग अलग धातु होता है जिसके थ्रू ये बनाया जाता है। इसके बाद यहाँ पे स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी SRAM और DRAM यानी डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी आर द टाइप्स ऑफ रैम। रैम का 2 प्रकार है, SRAM और DRAM यानी स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ROM स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी, याद रखना है इसका फुल फॉर्म। ROM इज यूज टू रीड द इंस्ट्रक्शंस ओनली। ROM का इस्तेमाल सिर्फ इंस्ट्रक्शंस को पढ़ने के लिए किया जाता है। मतलब कि इसके अंदर पहले से डेटा स्टोर रहती है, इसके अंदर जो स्टोर रहता है वो सिर्फ रिप्रेजेंट करता है ये, इसलिए इसको बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी।
इसके बाद रोम नॉन वोलाटाइल मेमोरी होता है। रोम के अंदर जो बातें दी गई है वो ये भूलता नहीं है, मतलब कि हमेशा याद रखता है, इसलिए नॉन वोलाटाइल मतलब नहीं भूलता है। इसके बाद यहाँ पे है BIOS या पार्ट ऑफ रोम। BIOS जो है एक पार्ट है रोम का, दैट कंटेन बूट प्रोग्राम एंड डिवाइस ड्राइवर। मतलब कि एक तरीके से याद रखना है, BIOS एक पार्ट है रोम का जो अपने अंदर बूट प्रोग्राम को कंटेन करता है डिवाइस को चलाने में। ठीक है, मतलब बूट प्रोग्राम अपने अंदर कंटेन करके इसलिए रखता है ताकि कंप्यूटर बढ़िया तरीके से चले, डिवाइस बढ़िया तरीके से ड्राइव हो चले, जो कि एक मतलब कि रोम का पार्ट है BIOS, है ना। नेक्स्ट आपको देखना है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी यानी PRAM और इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी यानी EPROM, और साथ ही साथ इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी यानी EEPROM आर द मेन टाइप्स ऑफ रोम। रोम का 3 पार्ट्स है। सबसे पहला PROM प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसके बाद EPROM, इस यहाँ पे इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और लास्ट है EEPROM यानी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। सबका फुल फॉर्म याद कर लेना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रैम एंड रोम आर प्राइमरी मेमोरी। रैम और रोम दोनों एक प्रकार का प्राइमरी मेमोरी है। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है मैग्नेटिक टैप्स, फ्लॉपी डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क। ये जितने भी सारे नाम दिए गए हैं जैसे फ्लैश मेमोरी एंड हार्ड डिस्क आर द एग्जांपल ऑफ ऑक्सिलरी या सेकेंडरी मेमोरी। यानी कि ये जितने भी है मैग्नेटिक टैप्स, फ्लॉपी डिस्क, ये हार्ड डिस्क, सारा का सारा एग्जाम्पल है आपका सेकेंडरी मेमोरी का, और सेकेंडरी मेमोरी को ही बोला जाता है ऑक्सिलरी मेमोरी। तो कंफ्यूज नहीं होना है, सेकेंडरी मेमोरी रहे चाहे ऑक्सिलरी मेमोरी, दोनों एक ही हैं। ये सारे के सारे नाम जितना भी लिखा हुआ है सारे के सारे सेकेंडरी मेमोरी हैं यानी ऑक्सिलरी मेमोरी हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कंट्रोलर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम ट्रांसफर डेटा फ्रॉम डिवाइस टू बफर, यानी कि डायरेक्ट आपका क्वेश्चन रहेगा कंट्रोलर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम ट्रांसफर डेटा फ्रॉम डिवाइस टू। तो यहाँ पे आपको सीधे बफर यहाँ पे टिक कर देना है। ये मतलब जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है इसके बाद तो स्टार्टिंग के मोड में तो कंट्रोल जो करने वाला रहता है कोई भी डेटा को, तो सीधे वो बफर के पास लेके जाता है। ये अलग प्रोसेस होता है, डिटेल इसके विषय में पढ़ना होता है तभी आपको समझ में आएगा। सीधे भी आपको याद रख लेना है बफर। इसके बाद यहाँ पे टू स्टार्ट एन इनपुट आउटपुट ऑपरेशन डिवाइस ड्राइवर लोड एप्रोप्रिएट रजिस्टर इनटू डिवाइस कंट्रोलर। ये भी आपको याद रखना है, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन डिवाइस ड्राइवर जो है वो लोड करता है एप्रोप्रिएट रजिस्टर इनटू डिवाइस कंट्रोलर, जिसको बोला जाता है डिवाइस कंट्रोलर। इनपुट आउटपुट ऑपरेशन डिवाइस जहाँ भी आए आपको हमेशा याद रखना है डिवाइस कंट्रोलर इसका आंसर होगा। हार्ड डिस्क कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। हार्ड डिस्क अपने अंदर ज़्यादा डेटा को स्टोर कर सकता है। ब्लू रे इज ऑप्टिकल डिस्क, मतलब कि ब्लू रे एक प्रकार का ऑप्टिकल डिस्क है। ऑप्टिकल डिस्क यहाँ पे है, ब्लू रे याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ब्लू रे एक प्रकार का ऑप्टिकल डिस्क है। इसके बाद कॉन्सेंट्रिक सर्कल और मैग्नेटिक सरफेस ऑफ द मैग्नेटिक डिस्क इज नॉन एज ट्रैक। पूरा आप इस पूरे के पूरे लाइन को देख लीजिए, ये पूरा का पूरा लाइन रहेगा, लास्ट में आपको भरना रहेगा ट्रैक। कॉन्सेंट्रिक सर्कल और मैग्नेटिक सरफेस ऑफ मैग्नेटिक डिस्क इज नॉन एज, उसको बोला जाता है ट्रैक। ये सब कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि याद कर लीजिए आप लोग, कहीं टॉपिक के अंदर इन्वॉल्व नहीं होता है लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, इसी कारण असाइनमेंट में इनरोल कर दिया हूँ मैं। यहाँ पे याद रखना है आपको इनटू और क्वेश्चन मार्क इज यूज टू विल्ड कार्ड। विल्ड कार्ड के लिए इनटू और क्वेश्चन मार्क का साइन यूज़ किया जाता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट एक बार देख लेना। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कैश मेमोरी इज़ स्मॉलर एंड फास्टर देन मेन मेमोरी। जो आपका मेन मेमोरी होता है रैम या रोम, इससे फास्ट रहता है आपका कैश मेमोरी। सबसे छोटा और फास्ट मेमोरी कैश मेमोरी होता है, याद रखना है। मेजरमेंट ऑफ मेमोरी में चीज़ें याद रखनी है। 1 बिट बाइनरी डिजिट 0 और 1 होता है। 4 बिट जब मिलता है तो एक निबल बनता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है या निबल इज अ ग्रुप ऑफ, तो आपको यहाँ पे टिक करना होता है 4 बिट। या निबल इज अ ग्रुप ऑफ पूछे तो 4 बिट, या बाइट इज अ ग्रुप ऑफ पूछे तो आपको याद रखना है 8 बिट। क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो 1 बाइट बराबर 8 बिट या 8 बिट बराबर 1 बाइट बोला जा सकता है, या 2 निबल नहीं पूछा जाता है यहाँ पे। या निबल इज अ ग्रुप ऑफ पूछता है तो यहाँ पे 4 बिट आंसर होता है, या बाइट इज अ ग्रुप ऑफ पूछता है तो 8 बिट। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि मतलब कि कितना बाइट बराबर 1 KB होता है, तो 1024 बाइट बराबर 1 KB होता है। या पूछ दिया जाएगा ये 1 मेगाबाइट बराबर कितना
बाइट होता है, मतलब 1 मेगाबाइट बराबर कितना बाइट है, मतलब कि बाइट में पूछा जा सकता है। तो आपको यहाँ पे 1024 बाइट में 1 किलो बाइट होता है, तो यहाँ पे 1 मेगाबाइट में कितना बाइट होगा, तो इस तरीके से कैलकुलेशन करना पड़ सकता है 1024 से फिर 1024, तब उतना आंसर आएगा। तो अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके विषय में थोड़ा ऑफलाइन एक बार और चर्चा कर देंगे ताकि आपको चीज़ें अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ आंसर करवा रहे हैं, यहाँ पे डिटेल बताना संभव नहीं है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। साथ ही साथ आप इसको बढ़िया तरीके से पढ़ लीजिएगा कि 1024 बाइट बराबर 1 किलो बाइट होता है, 1024 KB बराबर 1 मेगाबाइट होता है, इसके बाद 1024 MB बराबर 1 गीगाबाइट होता है, 1024 GB बराबर 1 टेराबाइट होता है। बाकी आप आगे देख लो, बहुत ज़्यादा उधर इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा यहीं तक इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना है, बिट जो होता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी होता है, मतलब सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट मेमोरी मापने का वो बिट होता है। इसके बाद सबसे लार्जेस्ट जियो बाइट होता है, तो जियो यहाँ पे मैंने लिखा है, लास्ट आप देख सकते हैं 1024 BB बराबर यहाँ पे है 1 जियो बाइट, तो सबसे लार्जेस्ट जियो बाइट और सबसे स्मॉलेस्ट बिट होता है मेमोरी यूनिट मापने का। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सर्च इंजन आर एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है और सर्च इंजन, ये दोनों एग्जाम्पल है सिस्टम सॉफ्टवेयर का। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ डिज़ाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर। सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब कि डिज़ाइन किया गया है कंट्रोल करने के लिए कंप्यूटर के ऑपरेशंस को, कंप्यूटर के सारे ऑपरेशंस को कंट्रोल करने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन किया गया है। द टाइम टेकन टू इनिशिएट ट्रांसफ़र इज कॉल्ड डिस्क लेटेंसी। ये भी आपको याद कर लेना है अच्छे तरीके से, क्वेश्चन रहेगा तो पूरा यही लिखा हुआ रहेगा, आपको डिस्क लेटेंसी वरना होगा। द टाइम टेकन टू इनिशिएट या ट्रांसफ़र इज कॉल्ड डिस्क लेटेंसी। यहाँ पे लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, एडोब फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, कुछ एप्लीकेशंस के नाम हैं जैसे VLC मीडिया प्लेयर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ये सारे के सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आप देखेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम। ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है एक प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम है दैट परफॉर्म्स स्पेसिफिक यानी पर्सनल एजुकेशन एंड बिजनेस फंक्शन, यानी कि सिंपल आप समझिए कंप्यूटर प्रोग्राम यानी एप्लीकेशन जो होता है वो स्पेशली अपना काम करता है। गेमिंग एप्लीकेशन गेम खिलवाने का काम करता है, एजुकेशन पर्पज़ के लिए बहुत सारे होते हैं, बिजनेस के लिए बहुत सारा एप्लीकेशन होता है, जो कि अलग अलग एप्लीकेशन अपने अपने काम को परफॉर्म करता है। एंटीवायरस, फाइल मैनेजमेंट, डिस्क मैनेजमेंट, ये जितना भी नाम लिखा गया एग्जाम्पल है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का। इसके बाद यहाँ पे है बिट फाइंडर, ट्रेंड मैक्रो, MC फ्री, नॉर्टन, कॉमडो, पांडा, ये जितना भी एग्जाम्पल है सारा का सारा ये एंटीवायरस का नाम है। ठीक है, इसके बाद एंटीवायरस मतलब कि क्या करता है, तो एक तरीके से आपके सिस्टम को सुरक्षा करता है, बचाता है। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है स्पेवेयर इज अ वायरस प्रोग्राम रिटेन टू मॉनिटर एक्शन टू या ऑन या कंप्यूटर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये स्पेवेयर। इसी के साथ आपका आता है एडवेयर, ओम, मतलब कि अलग अलग प्रकार की चीज़ें हैं जो कि एक तरीके से हानि पहुंचाती है कंप्यूटर के अंदर। ये सारी चीज़ें, ये पूरा का पूरा मालवेयर का पार्ट होता है। मालवेयर मतलब कि एक टॉपिक है जिसके अंदर 5 पार्ट होते हैं, स्पेवेयर होता है, एडवेयर होता है, ओम होता है, इसके बाद मतलब कि और भी कुछ नाम्स होते हैं जो कि सारे के सारे कंप्यूटर को ये क्षति पहुंचाता है, हानि पहुंचाता है। स्पेवेयर एक खास प्रोग्राम है, मतलब सॉफ्टवेयर है जो मतलब कि कंप्यूटर के अंदर रहता है और बैठ करके चुपके से यूज़र को बिना बताए या बिना कुछ इंडिकेशन दिए वो उसके काम को देख पाता है। वो मतलब काम को वो देख लेता है। मान लीजिए हम कोई चीज़ हम मतलब कि वीडियो देख रहे हैं या किसी प्रकार का काम कर रहे हैं, वो सारा बैठ करके वो खुद देखता है। स्पेवेयर मतलब इतना एक ऐसा हानिकारक प्रोग्राम है जो बैठ करके चुपचाप हमारे कामों को निगरानी करता है, देखता है। हो सकता है हम कुछ भी काम कर सकते हैं कंप्यूटर के अंदर, वो बैठ करके देख रहा है, मतलब कि अपने अंदर वो डेटा को रख रहा है, तो एक प्रकार से वो हानि पहुंचाता है कंप्यूटर के अंदर। तो स्पेवेयर जो मॉनिटर के ऊपर काम हो रहा होता है मतलब वो अपने स्पेशली तरीके से वो चुप बैठ करके देखने का काम करता है, इसीलिए एक प्रकार का इसको वायरस प्रोग्राम भी बोल दिया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे है ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ इंटरमीडियरी लेयर बिटवीन यूज़र एंड हार्डवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र और हार्डवेयर के बीच का इंटरफेस होता है।
यहाँ पे याद रखना है प्रोग्राम क्रिएशन, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, प्रोटेक्शन, इसके बाद कम्युनिकेशन, अकाउंटिंग, रिसोर्सेस एलोकेशन एंड एरर डिटेक्शन आर द फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का ही ये सारा काम होता है, चाहे प्रोग्राम क्रिएट करना हो, प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराना हो, कोई भी प्रकार का प्रोटेक्ट करना हो, कोई भी चीज़ कम्युनिकेट करवाना हो, या फिर तो अकाउंटिंग, रिसोर्सेस एलोकेशन, सब ये करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद वेरियस ऑपरेटिंग सिस्टम आर, यहाँ पे कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसे विंडोज़, लाइनेक्स, यूनिक्स, MS डोज भी इसको बोलते हैं, डोज को MS डोज भी बोला जाता है। इसके बाद iOS, एंड्रॉयड, मैक, लैंग्वेज प्रोसेसर, ये सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। जितना भी इधर लिखा हुआ है, डोज को MS डोज भी बोल सकते हैं, MS डोज, ये सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके बाद यहाँ पे बोला है MS डोस, यानी डोस लिख दिया गया है। विंडोज़ 3X, विंडोज़ 95 एंड मैसिंटोश आर एग्जांपल ऑफ सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। मेन ये ज़्यादा याद रखना है क्योंकि एग्ज़ाम के पर्पज़ से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। और विंडोज़ विस्टा और लाइनेक्स, उबुंटू, यूनिक्स, ये मैक, ये सारे के सारे एग्जांपल मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्योंकि यहाँ पे दो प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल यूजर और मल्टी यूजर होता है, और कुछ अलग अलग नाम्स हैं जो कि पूछ दिए जाते हैं। इसके बाद लाइनेक्स एक प्रकार का ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पूछ दिया जाता है कि ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन है, तो लाइनेक्स जो है एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। साथ ही साथ आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे है न्यू, रेडी, रनिंग, एग्जीक्यूशन, वेटिंग एंड टर्मिनेट्स, एग्जिट आर स्टेप्स, प्रोसेस स्टेट। यानी प्रोसेस स्टेट का जो आपका मतलब स्टेप्स है वह है न्यू, रेडी, रनिंग, एग्जीक्यूशन, वेटिंग एंड टर्मिनेट्स, देन एग्जिट। ठीक है, ये आपको प्रोसेस स्टेप्स याद रखने हैं। साथ ही साथ यहाँ पे देखेंगे द वेरियस लैंग्वेज आर, बहुत सारा लैंग्वेज होता है जिसमें मशीन लेवल लैंग्वेज, जिसको बाइनरी लैंग्वेज भी बोलते हैं 0-1 को, हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, ये सारे के सारे लैंग्वेज हैं। साथ ही साथ यहाँ पे देखेंगे या कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज, यानी कंप्यूटर ओनली क्या समझता है, मशीन लेवल लैंग्वेज, जिसको बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं। या लैंग्वेज प्रोसेसर यूज टू ट्रांसलेट फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज, यानी लैंग्वेज प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाता है एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसफ़र करने के लिए, जैसे असेंबलर है, इंटरप्रेटर है, इसके बाद यहाँ पे कंपाइलर है। ये सारे टाइप्स हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर के, यानी लैंग्वेज प्रोसेसर के, जो मशीन लेवल लैंग्वेज से किसी दूसरे लैंग्वेज में ये चेंज करने का काम करते हैं। असेंबलर ट्रांसलेट करता है असेंबली लैंग्वेज, यानी लो लेवल लैंग्वेज टू मशीन लेवल लैंग्वेज, यानी कि असेंबली लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज भी बोला जाता है, और इसके ज़रिए ट्रांसलेट होती है मशीन लेवल लैंग्वेज में असेंबलर के द्वारा, है ना। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है इंटरप्रेटर, ये ट्रांसलेट करता है हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लेवल लैंग्वेज लाइन बाय लाइन। एक बात याद रखना है, ये जो इंटरप्रेटर होता है वो लाइन बाय लाइन मतलब कि कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में, और कंपाइलर जो है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में ही करता है, लेकिन एट या वन टाइम। बस अंतर इतना है कि ये एक ही बार में कर देता है कंपाइलर, और इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करता है। लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल इनटू मेन मेमोरी इज कॉल्ड बूटिंग, यानी कि जब लोड होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल से मेन मेमोरी में, तो उस प्रक्रिया को बोला जाता है बूटिंग। अब यहाँ पे एक कॉल्ड बूटिंग होता है, एक वार्म बूटिंग होता है। मतलब कॉल्ड बूटिंग स्टार्टिंग द कंप्यूटर, यानी जब कंप्यूटर हम लोग पहली बार स्टार्ट करते हैं तो उस समय कॉल्ड बूटिंग काम करता है। एंड जब पहले से ही कंप्यूटर स्टार्ट रहता है उस टाइम फाइल अगर बूटिंग हो रहा होता है तो उस समय यहाँ पे वार्म बूटिंग यूज़ होता है, यानी कि रीस्टार्टिंग द कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर पहले से स्टार्ट था फिर से हम लोग रीस्टार्ट किए तो उस समय वार्म बूटिंग काम करता है। आर मेन टाइप्स ऑफ बूटिंग, मतलब दो बूटिंग है, कॉल्ड बूटिंग, वार्म बूटिंग। ये स्टार्टिंग फर्स्ट बार करते हैं तब काम करता है, वार्म बूटिंग रीस्टार्टिंग के टाइम काम करता है। नेक्स्ट है आपका एनालॉग कंप्यूटर टेकन इनपुट इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़, मतलब कि एनालॉग कंप्यूटर जो है वो फिजिकल क्वांटिटीज़ में इनपुट लेता है, जैसे वोल्ट्स में लेगा, एम्पियर में लेगा, सेल्सियस में लेगा। ये एनालॉग कंप्यूटर स्पेशली टेम्परेचर मापने में काम आता है, या किसी प्रकार का भविष्यवाणी करने में, जैसे वो बता दिया जाता है कि कब वर्षा होगी कब नहीं होगी, तो ये जो बताता है वो एनालॉग कंप्यूटर बता पाता है। यानी कि ये जो अपने अंदर इनपुट लेता है वोल्ट्स में, एम्पियर में, सेल्सियस में, और ये आउटपुट भी इसी फॉर्म में देता है। नेक्स्ट आपका है डिजिटल कंप्यूटर टेक्स इनपुट फॉर्म बाइनरी डिजिट, यानी जो डिजिटल कंप्यूटर होता है वो बाइनरी डिजिट में लेता है। हम लोग डिजिटल कंप्यूटर यूज़ करते हैं जो कि 0-1 में लेता है वो, लेकिन हम लोग 0-1 में देते नहीं हैं, लेकिन हम लोग का बात लैंग्वेज प्रोसेसर द्वारा बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है। इसके बाद डिजिटल कंप्यूटर को समझ में आता है।
नेक्स्ट आपका है टेलीफोन, टेलीविज़न, वॉच, कैमरा आर एग्जांपल ऑफ एम्बेडेड कंप्यूटर। ये एम्बेडेड कंप्यूटर का यहाँ पे कुछ पार्ट है। टेलीफोन, टेलीविज़न, वॉच, कैमरा, ये सारे के सारे एम्बेडेड कंप्यूटर हैं। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा गया है लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, पीडीए है, मोबाइल, ये सारा एग्जांपल है माइक्रो यानी पर्सनल कंप्यूटर का, है ना। नेक्स्ट आपके यहाँ पे देखेंगे पीडीपी 11 भैक्स, ये सारे के सारे देखिए नाम हैं, आपको याद रखना है। ये मिनी रेंज या मिड रेंज बोलते हैं, ये मिनी रेंज या मिड रेंज कंप्यूटर है उसका एग्जांपल। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ और कंप्यूटर का नाम है 1CL39, CDC 6600, इसके बाद VAX 8842, इसके बाद यहाँ पे है IBM 3090, IBM 600, इसके बाद है IBM 4381। ये एग्जांपल है आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर का। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इधर आपको अगर लेंदी लग रहा होगा इधर आप छोड़ भी सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक क्वेश्चन इधर से आ सकता है, तो अगर लेंदी लग रहा होगा तो एक बार बस पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने वाला बिल्कुल भी नहीं है। मेन फ्रेम कंप्यूटर सपोर्ट मोर देन 100 यूजर्स, यानी कि मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है वो 100 यूजर से ज़्यादा सपोर्ट कर सकता है एक ही बार में। दिस कंप्यूटर आर वेरी लार्ज एंड वेरी एक्सपेंसिव, बहुत बड़ा और बहुत खर्चीला होता है क्योंकि 100+ लोग काम कर सकते हैं एक ही बार में, तो ऐसा कंप्यूटर आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा लार्ज और एक्सपेंसिव हो सकता है। इट हैव ग्रेट प्रोसेसिंग स्पीड, इसके अंदर अच्छा बढ़िया प्रोसेसिंग स्पीड रहता है। वेरी लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, बहुत अच्छा कैपेसिटी रहता है स्टोरेज का। इट कैन परफॉर्म मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर स्पीड, मतलब मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शंस ये एक ही बार में प्रेजेंट कर सकता है। क्राई XMP14, इसको खास कर याद रखिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्राई XMP14, प्रम, पेस, CDC 205, ETA, इसका कुछ GF10, इसके बाद यहाँ पे है FUJI TSU VP 400, NEC SX2 आर द एग्जाम्पल ऑफ सुपर कंप्यूटर। देखिए सुपर कंप्यूटर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सुपर कंप्यूटर में क्वेश्चन पूछा जाता है, और खासकर क्राई XMP14, परम, पेस, इसमें एक और छूट गया, एक अनुराग, ये सारे के सारे सुपर कंप्यूटर हैं। आपको यहाँ से क्वेश्चन हर बार देखने को मिलता है, चाहे क्राई XMP के बारे में पूछे या परम, पेस या अनुराग के ऊपर बात किया जाए, ये सारे के सारे सुपर कंप्यूटर हैं। यहाँ पे एक मिसिंग है अनुराग, कई बार आया है, ANURAG, अनुराग, परम, पेस, क्राई XMP14, ये जो नाम है ना स्पेशल है, आपको इतना पढ़ने को उतना ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहीं पे है। क्राई XMP14, परम, अनुराग और पेस, ये सारे के सारे सुपर कंप्यूटर हैं, इतना बात याद रखिएगा। परम, पेस एंड अनुराग, देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं परम, पेस एंड अनुराग, ये जो है वो एग्जाम्पल है आपका सुपर कंप्यूटर का, और ये प्रोड्यूस किया गया था बाय इंडिया के द्वारा, है ना। परम यानी पद्मा वाज सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया, परम पद्मा वाज सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया, मतलब ये सुपर कंप्यूटर है इंडिया का, परम पद्मा भी इसको बोला जाता है। इसके बाद यहाँ पे सुपर कंप्यूटर इज मोस्ट पावरफुल एंड फास्टर कंप्यूटर एमोंग ऑल डिजिटल कंप्यूटर, सभी डिजिटल कंप्यूटर में सबसे फास्टर आपका सुपर कंप्यूटर ही है, सबसे पावरफुल भी है। इट कैन परफॉर्म बिलियन इंस्ट्रक्शंस, ये बिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड दे सकता है। द कैपेबिलिटी ऑफ वन सुपर कंप्यूटर इज इक्वल टू 40,000 माइक्रो कंप्यूटर, यानी 40,000 माइक्रो कंप्यूटर मिलाएंगे तो एक सुपर कंप्यूटर को टक्कर दे पाएगा, ऐसा इसका कहना है। दिस कंप्यूटर मैनुअली यूज इन वेदर फोरकास्टिंग, इसका इस्तेमाल स्पेशली वेदर फोरकास्टिंग, न्यूक्लियर साइंस और रिसर्च करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सुपर कंप्यूटर बहुत ही भयानक होता है और सबसे बेस्ट होता है, इंजीनियर, डॉक्टर लोग आविष्कार करने के लिए या कुछ खोज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। द फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर डिलीवर टू या बिजनेस क्लाइंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कॉमर्शियल के लिए मतलब बिजनेस पर्पज़ के लिए जो कंप्यूटर डिलीवर किया गया था बिजनेस क्लाइंट के लिए, वो था यूनिवैक, UNIVAC, यानी यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिलीवर किया गया था बिजनेस क्लाइंट के लिए। द फर्स्ट प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर वाज ENIAC 1946 में इलेक्ट्रॉनिक नंबरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर लाया गया था, मतलब जो प्रोग्रामेबल वाला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर आया था वो ENIAC था, और ये 1946 में आया। इलेक्ट्रॉनिक नंबरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर इसका पूरा नाम होता है। द टेक्नोलॉजी यूज्ड इन मैन्युफैक्चर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, देखिए फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में टेक्नोलॉजी यूज हुआ था वैक्यूम ट्यूब, याद रखना है वैक्यूम ट्यूब,
मेमोरी टाइप जो यूज हुआ था मैग्नेटिक ड्रम, और स्टोरेज के लिए यूज़ किया गया था टाइप वाज पंच कार्ड पेपर, एंड प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ की गई थी मशीन लेवल लैंग्वेज। मतलब फर्स्ट जनरेशन में आपको इतना बात याद रखना है, यानी कि फर्स्ट जनरेशन के अंदर आपका वैक्यूम ट्यूब यूज़ किया गया था, मतलब कि टेक्नोलॉजी पूछा जाता है तो टेक्नोलॉजी वैक्यूम ट्यूब यूज़ किया गया था। मेमोरी टाइप में मैग्नेटिक ड्रम था, स्टोरेज के लिए पंच कार्ड पेपर टेप, एंड प्रोग्रामिंग के लिए मशीन लेवल लैंग्वेज यूज़ किया गया था फर्स्ट जनरेशन में। उसी तरीके से सेकंड जनरेशन में याद रखना है आपको कि यहाँ पे कुछ फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के नाम हैं, जैसे NIAC, यूनिवैक, ये सारे फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर लाए गए थे, इसलिए कुछ कंप्यूटर का नाम दे दिया गया है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें जो है वो है टेक्नोलॉजी जो यूज़ की गई थी, चाहे फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, 5 में, क्योंकि टोटल 5 जनरेशन है कंप्यूटर का, तो टेक्नोलॉजी सबका ज़रूर याद रखना है। टेक्नोलॉजी और साथ ही साथ उसका लैंग्वेज क्या यूज़ किया गया था उसमें, ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, टेक्नोलॉजी और लैंग्वेज। जैसे फर्स्ट जनरेशन में टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया था वैक्यूम ट्यूब, और लैंग्वेज मशीन लेवल लैंग्वेज। सेकंड जनरेशन में देखेंगे तो टेक्नोलॉजी क्या इस्तेमाल किया गया था सेकंड जनरेशन में, यहाँ पे आप देखेंगे तो ट्रांजिस्टर यूज़ किया गया था। तो मेन आपको यही याद रखना है, यहाँ पे टेक्नोलॉजी यूज़ की गई थी ट्रांजिस्टर, और यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप पढ़ सकते हैं अपने से, क्या क्या यूज़ किया गया था। सेम टू सेम चीज़ें हैं जो कि ऊपर पूछा गया था। स्टोरेज के लिए क्या यूज़ किया गया, इसके बाद लैंग्वेज क्या यूज़ किया गया था। जैसे यहाँ पे लैंग्वेज यूज़ किया गया था असेंबली लैंग्वेज, आप देख सकते हैं। तो मशीन लेवल लैंग्वेज एज वेल मशीन लेवल लैंग्वेज, मतलब सेकेंड जनरेशन में मशीन लैंग्वेज के साथ साथ असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया गया था, वो इसका कहना है। यानी ले दे करके असेंबली लैंग्वेज बोल सकते हैं। इसके बाद द नेम ऑफ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर, कुछ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर के नाम IBM 14 7000 सीरीज। इसके बाद है द टेक्नोलॉजी यूज मैन्युफैक्चर थर्ड जनरेशन में टेक्नोलॉजी क्या यूज़ किया गया था, IC इंटीग्रेटेड सर्किट, इसको बोला जाता है इंटीग्रेटेड सर्किट। मेमोरी टाइप में है यहाँ पे DRAM चिप। इसके बाद यहाँ पे मैंने आपको याद रखना है प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ किया गया था हाई लेवल लैंग्वेज। देखिए सिंपल, फर्स्ट और सेकेंड का ही अलग है लैंग्वेज, यानी कि फर्स्ट में आपका है सबसे पहले मशीन लैंग्वेज, और सेकेंड जनरेशन में यहाँ पे असेंबली लैंग्वेज। बाकी थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सब में हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ किया गया है, ठीक है। और टेक्नोलॉजी सबका अलग है। टेक्नोलॉजी सबसे पहला में वैक्यूम ट्यूब, दूसरा में ट्रांजिस्टर, तीसरा में यहाँ पे है इंटीग्रेटेड सर्किट। नेक्स्ट देखेंगे तो यहाँ पे फोर्थ जनरेशन में आगे बढ़ेंगे, बट यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई है, जैसे थर्ड जनरेशन के अंदर कुछ कंप्यूटर के नाम, और थर्ड जनरेशन में ही आपका माउस यूज़ हुआ था, ये इसने बता रखा है 1963 में। इसके बाद द टेक्नोलॉजी यूज्ड इन मैन्युफैक्चर फोर्थ जनरेशन में आ गया माइक्रो प्रोसेसर। याद रखना है टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया था फोर्थ जनरेशन में आपका माइक्रो प्रोसेसर। इसके बाद लैंग्वेज वही होगा हाई लेवल लैंग्वेज। इसके बाद इधर हर जगह हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ किया जाने लगा, और इधर स्टोरेज के लिए हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, CD, DVD, ये सारे के सारे यूज़ किए जा रहे थे। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे द नेम ऑफ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, कुछ यहाँ पे फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के नाम दिए गए हैं। अब यहाँ पे देखेंगे इट परफॉर्म्स वर्क एज वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, मतलब यहाँ पे ये परफॉर्म करता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन कंप्यूटर, और LSI मतलब लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। दोनों नाम याद रखिए, VLSI और LSI, जो नाम इसका पूरा होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन कंप्यूटर, इसके बाद LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, सिर्फ इसका फुल फॉर्म याद रखिए। और इसके आगे आप देखेंगे तो लिखा गया है टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया था फिफ्थ जनरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी जो है वो फिफ्थ जनरेशन ही चल रहा है, और इसमें टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है लैंग्वेज के लिए हाई लेवल लैंग्वेज ही, है ना। अब यहाँ पे जितना भी लिखा गया है चिप टाइप में देखेंगे, स्टोरेज टाइप में तो हार्ड डिस्क, FDD, CD, DVD, ब्लू-रे, ये सारे के सारे फ्लैश मेमोरी अभी मेमोरी के लिए यूज़ किए जा रहे हैं स्टोर करने के लिए। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में रोबोट और रोबोटिक डिवाइस यूज़ किया जा रहा है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि फिफ्थ जनरेशन में जो यूज़ किया जा रहा है डिवाइसेस, वो रोबोट एंड रोबोटिक डिवाइस यूज़ किया जा रहा है। बहुत सारा रोबोट निकल गया है। इसके बाद यहाँ पे है पैरेलल प्रोसेसिंग। इसके बाद सुपर कंडक्टर एंड इंटेलिजेंट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिफ्थ जनरेशन। ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फिफ्थ जनरेशन के, जो कि इस फिफ्थ जनरेशन में लाया गया है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे आ जाता है नंबर सिस्टम से क्वेश्चन, है ना। तो नंबर सिस्टम में आपको पूरा का पूरा डिटेल वीडियो देखना होगा,
मैंने इसी चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट बना दिया है। नंबर सिस्टम आप तभी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे जब आप उसको बेहतर तरीके से सीखेंगे कैलकुलेशन। तो यहाँ पे नंबर सिस्टम टोटल 4 होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम और डेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, और सबका बेस अलग अलग होता है। तो बाइनरी का बेस 2 होता है, जैसा कि यहाँ पे रेडिक्स 2 लिखा हुआ है, और डेसिमल का बेस 10 होता है, ऑक्टल का बेस 8 होता है, और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस आपका 16 होता है। बस इतना बात मैंने आपको बता दिया। बाइनरी में 0 और 1 आता है, डेसिमल में 0 से 9, और ऑक्टल में 0 से 7, साथ ही साथ हेक्साडेसिमल में 0 9 नंबर और ए से एफ तक अल्फ़ाबेट। ए रिप्रेजेंट किया जाता है 10 से, बी 12, सी 13, डी 14, ई 15, एफ 16। मतलब कि एक तरीके से आप समझ सकते हैं 16 तक नहीं जाएगा, ये आप बढ़िया तरीके से देख लेना। ए से होता है 10, बी से 11, इस तरीके से जहाँ तक जाए एफ तक वो आपको याद रख लेना है कि अल्फ़ाबेट को रिप्रेजेंट किया गया है नंबर के जगह पे। इसके बाद ये जितना भी है सब यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना होगा, सारे के सारे कन्वर्जन आपको सीखने होंगे, तभी आप ये सारा का सारा कर पाएंगे। ये आपको याद रखना है, द कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ बाइनरी नंबर इज़। सीक्वेंस क्या होता है बाइनरी नंबर का देख लो, ये क्वेश्चन पूछा गया है एक तो, इसलिए मैंने इनरोल कर दिया है। जैसे 100, 101, 110 लिख देगा, लास्ट क्या फिलअप होगा आपको ये देखना है। कुछ भी यहाँ पे लिख के दे देगा और आपको आगे क्या भरना है ये कुछ छोड़ देगा लिखने के लिए, तो आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा। जैसे 1 से 11 है ना, तो ये आपका हो जाएगा कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ बाइनरी यहाँ पे नंबर। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे द कोड दैट इज़ एजर टू यूज़ ऑन पंच कार्ड इन एक्सेस 3 कोड। मतलब कि एक लाइन आप याद रखिए, द कोड दैट एजर टू यूज़ पंच कार्ड, मतलब पंच कार्ड में कोड यूज़ किया गया है जिसका नाम है एक्सेस 3 कोड। एक्सेस 3 कोड याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इन कंप्यूटर सब्ट्रैक्शन इन इज जनरली कैरिड आउट टूज कॉम्प्लीमेंट, ये भी आपको याद रखना है। इसी तरीके से टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ बाइनरी नंबर इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग 1 इट्स 1 कॉम्प्लीमेंट। देखिए वंस कॉम्प्लीमेंट में अगर 1 ऐड करेंगे तो टूज कॉम्प्लीमेंट निकलता है, ये इसने बता रखा है। वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलता है, तो वंस कॉम्प्लीमेंट बाइनरी डिजिट जो भी रहता है उसको पलट दिया जाता है। सिंपल आप इतना याद रखिए कि कोई भी बाइनरी डिजिट है, कोई भी प्रकार का बाइनरी डिजिट, उसको अगर पलट देंगे यानी 0 का 1, 1 का 0 कर देंगे, वो आपका हो जाएगा वंस कॉम्प्लीमेंट। और जब वंस कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा उसमें 1 ऐड कर देंगे तो टूज कॉम्प्लीमेंट निकलता है। इसको और भी बेहतरीन तरीके से एक बार और भी हम बता देंगे जब मैं क्वेश्चन एनालिसिस करवाऊंगा आप लोग को, जब टेस्ट हो जाएगा इसके बाद। अब देखिए यहाँ पे है इन कंप्यूटर सब्ट्रैक्शन इज जनरली कैरिड आउट बाय टूज कॉम्प्लीमेंट, सेम टू सेम लिख दिए हैं यहाँ पे शायद, तो टूज कॉम्प्लीमेंट याद रखना है। इस सेंटेंस को बढ़िया तरीके से पढ़ लीजिए। 8-bit इनकोडिंग फॉर्मेट यूज टू स्टोर इन या कंप्यूटर EBCDIC कोड, मतलब 8-bit इनकोडिंग फॉर्मेट यूज़ किया जाता है स्टोर करने के लिए डेटा कंप्यूटर में EBCDIC कोड के जरिए। नेक्स्ट आपका है बिटमैप इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर। बिटमैप जो है यूज़ किया जाता है रिप्रेजेंट करने के लिए कंप्यूटर के टेक्स्ट को। इसके बाद यहाँ पे ASCII वैल्यू याद रखना है। बड़ा ए से आपका बड़ा जेड तक आपको नंबरिंग याद रखना है, 65 से लेकर के आपको याद रखना है 90 तक। मतलब कि इसमें आपको ASCII वैल्यू पूछा जाता है, ए का 65, पी का 66, सी का 67, डी का 68, इसी तरीके से जेड तक पहुंचता है 90 तक। ASCII वैल्यू अगर पूछेगा छोटा ए से छोटा जेड तक कहीं भी पूछता है, तो छोटा ए का होता है 97 और लास्ट जेड का होता है 122, मतलब 97 से स्टार्ट हुआ और 122 तक जाएगा। इसके बाद यहाँ पे ASCII वैल्यू 0 से आपको 9 तक अगर नंबरिंग में पूछा जाए तो 0 स्टार्ट होता है 48 से और लास्ट 9 पहुँचता है 57 तक। तो ये आपको नंबरिंग वैल्यू याद रखने ASCII का। इसके बाद यहाँ पे कुछ आपका यहाँ पे फुल फॉर्म दिया गया है, जैसे SMPS स्विच मोड पावर सप्लाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्विच मोड पावर सप्लाई। USB का है यूनिवर्सल सीरियल बस, या GUI का ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, CUI का कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस, ASCII का पूरा नाम होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसके बाद है ISCII का सिर्फ हो जाएगा इंडियन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसके बाद FTP मतलब फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसके बाद यहाँ पे IBM स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, IBM का पूरा नाम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। UPS का यहाँ पूरा नाम है यूनियन टेरिटोरियल पावर सप्लाई। इसके बाद है HLL का हाई लेवल लैंग्वेज। इसके बाद है CLL का लो लेवल लैंग्वेज। इसके बाद है CLI का पूरा नाम है कंट्रोल लॉजिक। इसके बाद है CLI का पूरा नाम है कंट्रोल लॉजिक। इसके बाद है CLI का पूरा नाम है कंट्रोल लॉजिक। इसके बाद है
MLL का मशीन लेवल लैंग्वेज, यहाँ पे लो लेवल लैंग्वेज, LL का मतलब लो लेवल लैंग्वेज। नेक्स्ट आपका है SRAM स्टैंड्स फॉर स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, वहाँ भी देखे थे हम लोग डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके बाद यहाँ पे है PROM का मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, EPROM का मतलब इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसके बाद है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, EEPROM। PCI पेरिफेरल्स कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, पेरिफेरल्स कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, PCI का पूरा नाम। इसके बाद NTFS स्टैंड्स फॉर न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। AGP मतलब एक्सेलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट। इसके बाद BIOS स्टैंड्स फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, RDBMS रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। CPU का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब यहाँ पे यूनिट नंबर 2 स्टार्ट हो जाएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में कभी बताएंगे इसको। यहाँ तक आप सभी लोगों को बढ़िया तरीके से देख लेना है, जितना भी मैंने आप लोगों को बताया है इतना कम से कम देखिए। साथ ही साथ जो भी मैंने 2019 से लेकर शायद 2023 तक का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भेजे हैं, तो उसमें फर्स्ट से जो 9 नंबर तक या 10 नंबर तक क्वेश्चन होगा या ज़्यादा से ज़्यादा 12 नंबर तक का क्वेश्चन होगा, आपको पता चल जाएगा वो क्वेश्चंस फंडामेंटल से पूछे गए हैं। तो वहाँ तक आप सभी लोगों को तैयारी कर लेना है। मतलब प्रीवियस पेपर जो मैंने आप लोग को दिया है उसमें 1 नंबर से 10 नंबर तक 12 नंबर तक सारे सेट से आपको क्वेश्चन पढ़ लेने हैं, एनालिसिस कर लेने हैं और उसका आंसर और मैंने जितना बताया एक बार बढ़िया तरीके से वीडियो को देख लिए आप लोग बढ़िया तरीके से, या एक बार और फास्ट तरीके से देख लीजिए 2x में करके, अगर बढ़िया तरीके से तैयारी करनी है तो। और फिर आप टेस्ट दीजिए। आपका जो टेस्ट होगा उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा और शायद उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा एग्ज़ाम में, ये कंफर्म मान के चलिए। तो आइए सब लोग टेस्ट देने और बेहतरीन तरीके से टेस्ट दीजिए। IT कंप्यूटर एजुकेशन हज़ारीबाग नियर कोर्रा चौक जबरा रोड। तो आप सभी लोगों को पता है, और जितना ज़्यादा हो सके लोगों के साथ वीडियो भी शेयर कीजिए ताकि और भी लोग जो तैयारी नहीं कर पाए हैं वो अच्छे तरीके से कर पाएँ और क्लास 12 का बेहतर तैयारी करने के लिए वो हमारे साथ जुड़ें। क्योंकि मेन ऑफ द पॉइंट यहाँ पे ये है कि आपको बेहतरीन नॉलेज दिया जाएगा, प्रैक्टिकल साथ ही साथ थ्योरी इतना बेस्ट, बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोग को पढ़ाएंगे और आप लोग का रिजल्ट बिल्कुल बेस्ट से बेस्ट दिलवाएंगे, ये आप मान के चलिए। IT कंप्यूटर एजुकेशन बहुत ही बेहतर आपको शिक्षा देने वाला है और आपका रिजल्ट भी बहुत बढ़िया दिलवाने वाला है, ये आपको कंफर्म अपने माइंड में सेट कर लेनी है। कंप्यूटर साइंस सिर्फ और सिर्फ IT कंप्यूटर। धन्यवाद।